हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख संवैधानिक उपबंध और इसमें आर्टिकल दिए हुए हैं और आर्टिकल से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको जानेंगे और साथ में उस आर्टिकल को भी जानेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड में राज्यपाल पद की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पर देखिए तो अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल पद की व्यवस्था की गई है। अगर एग्जाम में झारखंड नहीं भी दे दोस्तों तो आप कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि झारखंड के लिए अलग से अनुच्छेद नहीं बने हुए हैं, सभी राज्यों के लिए एक समान ही अनुच्छेद है संविधान में। तो यहाँ पर आपका जो अगर प्रश्न पूछ देगा कि अनुच्छेद के तहत राज्यपाल पद की व्यवस्था की गई है तो अनुच्छेद 153 होगा। इसमें से एक और अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है 152, तो इसको भी याद रखेंगे कि 152 में कहता है, इसमें परिभाषा दिया हुआ है, राज्य की परिभाषा के विषय में प्रश्न पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 152 और अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की पद की व्यवस्था है। तो इस तरह से दो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, दोनों को ध्यान में रखेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम फोकस करेंगे दोस्तों, क्योंकि चारों अनुच्छेद बताएंगे तो आपको कुछ मतलब का नहीं होगा, एग्जाम में वो पूछा भी नहीं जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान देखें तो राज्य का राज्यपाल होता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि जो राज्य के सभी कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। और कोई भी अगर विधानसभा अगर कानून बनाती है तो अंतिम स्वीकृति उसे राज्यपाल के मिलने के बावजूद ही वो कानून बनेगी। तो इस तरह से जब तक वो कानून नहीं बनती तब तक उसको बिल बोलेंगे, और जैसे ही कानून बन जाएगी उसको अधिनियम बोलेंगे, एक्ट बोलेंगे। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। और अगर पूछा जाए कि राज्य के वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो ये कार्यकारी प्रधान है और वास्तविक प्रधान होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। तो इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि सारा काम मुख्यमंत्री ही करते हैं, लेकिन नाम मात्र के लिए यहाँ पर देखें तो राज्यपाल की सिग्नेचर होती है और उनका नाम आ जाता है आगे, इसलिए इसको कार्यकारी प्रधान कहा गया है और वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? तो यहाँ पर देखिए राज्यपाल की नियुक्ति की बात कहा गया, तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात कही गई है। तो इसको यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसमें अगर देखें दोस्तों तो 154 भी इम्पोर्टेंट है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है किस में निहित होगी, तो राज्यपाल में निहित होगी। 21 अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 154 में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विषय में बताया गया है। और 156 में राज्यपाल की पदावधि, यानी राज्यपाल कितने दिनों तक अपने पद पर बने रहेंगे, ये बताया गया है। तो राज्यपाल की जो पद होती है वो 5 वर्ष के लिए नामित होता है ऐसे जनरली, लेकिन वो देखें तो राष्ट्रपति के प्रसाद रत्न ही पद ग्रहण करते हैं। जब तक वो राष्ट्रपति चाहेंगे वो पद पर बने रहेंगे, और जिस दिन राष्ट्रपति हटाना चाहेंगे उसको हटा सकते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अब 154 भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी जान लीजिए। तो 154 में बोला गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए आवश्यक अर्हताएँ, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या क्या आवश्यक अर्हताएँ हैं, उनकी योग्यताएँ क्या क्या है, वो चीज़ों को बताया गया है। तो इस तरह से 2-3 पॉइंट है इसमें, चारों अनुच्छेद, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर अगर झारखंड न भी रहे तो हम बता रहे हैं कि झारखंड का हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए झारखंड बार बार दे रहा है। एग्जाम में अगर झारखंड ना रहे तो आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त है? तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त है, तो यहाँ पर देखें तो एक अनुच्छेद 161 के तहत, इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। आपको पता होगा कि किसी भी मामले में जो राज्यपाल होते हैं वो दंडादेश को निलंबन कर सकते हैं, परिहार भी कर सकते हैं और लघुकरण भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर देखें तो राष्ट्रपति को भी शक्तियाँ प्राप्त है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो आपको वहाँ पर याद रखना है कि जो 72 अनुच्छेद है, आर्टिकल 72, इसके तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों अनुच्छेद को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड के राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद की गठन की व्यवस्था की गई है? तो राज्यपाल की सहायता एवं सलाह देने हेतु मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद
163 के तहत। यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो जो राज्यपाल होती है वो राज्य के प्रधान होती है, तो उनकी सहायता करने के लिए राज्य में मंत्रिपरिषद की गठन की व्यवस्था की गई है। तो किस अनुच्छेद के तहत? 163 के तहत। अब 164 में कहता है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, तो मंत्रियों के बारे में जो अन्य उपबंध की व्यवस्था किया गया है, ये भी प्रश्न बनता है किस अनुच्छेद में? तो 164 में। तो यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट है, आपको 161 तो याद ही रखना है कि क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को। अनुच्छेद 163 में हो गया है कि राज्यपाल की सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन के बारे में बताया गया कि मंत्रिपरिषद होगी। और 164 में कहा गया है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, उनकी सेवा शर्तों के बारे में, उनकी के पद अवधि के बारे में, ये सब चीज़ों के उपबंध किया गया है 164 अनुच्छेद में। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसी भी राज्य के महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। और पूछिएगा कि किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। आर्टिकल जो 165 होता है, इसके अनुच्छेद 165 अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, और इनकी नियुक्ति जो होते हैं राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये देखिए, तो महाधिवक्ता कौन होते हैं? तो ये राज्य के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जो राज्य सरकार के पक्ष को न्यायालय के समक्ष रखते हैं, और वो कानूनी सलाहकार होते हैं, जो राज्य सरकार को कानून के विषय में सलाह भी देते हैं। जैसे महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार से सेम यहाँ पर देखें तो आपका राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो यहाँ पर देखें तो महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो यहाँ पर VVI करके इसको याद रखिएगा दोस्तों। आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो यह अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से अगर केंद्र सरकार में देखें तो आर्टिकल आप याद रखिएगा कि 76, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 76 में भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो इसको भी ध्यान में रख रहना है कि 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति, और 165 के तहत अगर देखें तो आपका महाधिवक्ता की नियुक्ति, और दोनों इम्पोर्टेंट है। और महान्यायवादी की बात करें तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जैसे यहाँ पर राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में विधानसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है? तो विधानसभा की संरचना की बात को इस अनुच्छेद में कहा गया है। तो अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना के विषय में कहा गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि अनुच्छेद 169, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 169 में है कि राज्य में विधान परिषदों के उत्थान एवं सृजन। क्या होता है कि राज्य में विधान परिषद, जैसे कि हमारे जो झारखंड में है वो विधान परिषद नहीं है, लेकिन ऐसे 6 राज्य हैं अभी वर्तमान में देखें तो कार्यरत हैं। और वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो विधान परिषद होता है इसका चाहे तो वहाँ के विधान मंडल खुद इसको पारित कर सकते हैं, मतलब उत्थान कर सकते हैं, और इसको सृजन भी कर सकते हैं। मतलब उसका ख़त्म करना और उसका उत्पन्न करना दोनों उसी पर निर्धारित होता है, क्योंकि उसको पास करके केंद्र सरकार के यहाँ भेजा जाता है, वहाँ से बिल पास हो जाती है, तो किसी भी राज्य का विधान परिषद का गठन किया जाता है। तो इस तरह से ध्यान में रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा की सदस्यता हेतु अर्हता का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा की सदस्यता हेतु अर्हता का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर देखें तो दोस्तों, अर्हता की जो प्रावधान की बात क्या है विधानसभाओं के लिए, तो यहाँ पर अर्हता निर्धारित किया गया आर्टिकल 173 के तहत, 173 के तहत। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि बोला गया है कि राज्य में विधानमंडल के सदस्यों के लिए क्या अर्हता रहेगी, ये बताया गया है आर्टिकल 173 में। अगर वहीं पर अगर देखें दोस्तों, अनुच्छेद इसमें एक इम्पोर्टेंट दिख रहा है 143। तो 143 आपको पता होगा
कि इस अनुच्छेद के तहत देखें तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगने की शक्ति राष्ट्रपति को है। तो 143 से राष्ट्रपति क्या करते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं वहाँ से परामर्श मांगते हैं किसी भी कानून के लिए या किसी भी विषय में। तो यहाँ पर देखें तो राष्ट्रपति उस कानून को मानने के लिए, मतलब उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं और न ही उच्चतम न्यायालय बाध्य होता है परामर्श देने के लिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखिएगा कि 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकते हैं। और 173 में बताया गया है आपका कि राज्यों के विधानमंडल की जो सदस्यता के लिए अर्हता की बात कही गई है। तो इस तरह से यहाँ 2 आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 178 के तहत यहाँ पर देखें तो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि विधानसभा में जो अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष की प्रावधान आर्टिकल 171 के तहत किया गया है। और अनुच्छेद जैसा बताया दोस्तों कि 165 जो इम्पोर्टेंट है आपका कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति। और 168 में याद रखिएगा कि राज्य के विधानमंडलों की गठन की बात किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो राज्य विधानमंडल की गठन की बात कहा गया 168 में। तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर देखें तो आपको 178, 165 और 168 ये तीनों इम्पोर्टेंट है। और 170 अगर 3 भी याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा दोस्तों, अभी बताया है कि इसमें अर्हता की बात कही गई है। तो इस तरह से चारों आर्टिकल इम्पोर्टेंट्स हो जाएंगे आपके लिए, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद में राज्यों के धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पर अगर देखें तो अनुच्छेद 199 यानी 199 के तहत अगर देखें दोस्तों तो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे, जो इम्पोर्टेंट्स है उसको मैं बताते जा रहा हूँ कि जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो सदस्यों के द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान की बात कहा गया है अनुच्छेद 188 में। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि जो राज्य के विधानमंडल के जो भी सदस्य होंगे उसके शपथ का प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद में है, तो 188 में है। बाकी इसमें से देखें तो कोई भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं लगते, तो आप यहाँ पर 2 याद रखेंगे, 88 शपथ के बाद और 89 यानी होता है आपका 89 नहीं है दोस्तों 99 है। तो 199 में प्रावधान है कि धन विधेयकों की परिभाषा दिया गया है। तो इस तरह से 2 इम्पोर्टेंट हैं, दोनों को याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर 207 भी अगर याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध की बात कहा गया है अनुच्छेद 207 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड विधानसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो जो यहाँ पर देखें तो राज्यों की विधानसभा में वार्षिक वित्तीय बजट जो प्रस्तुत किया जाता है वो अनुच्छेद 202 के तहत किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर उसी प्रकार से भी बताया दोस्तों कि 2 आर्टिकल इम्पोर्टेंट्स अगर याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि 207 में कहा गया है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध की बात कही गई है। इस तरह से इम्पोर्टेंट है। और अगर यहाँ पर देखें तो अनुच्छेद 211 तो कभी कभी पूछता है, ध्यान में रख सकते हैं कि अनुच्छेद 211 कहता है कि विधानमंडल में चर्चा पर निबंधन यानी किस किस चर्चा पर निबंध किया गया है। तो आप लोग जानते हैं कि जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विषय में या उनके कार्रवाई के विषय में यहाँ चर्चा नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से कुछ उपबंधों में यहाँ पर निर्बंधन किया गया है यानी प्रतिबंध किया गया है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड के राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश पारित किया जाता है, पारित किया जा सकता है या पारित किया जाता है। तो अध्यादेश जो पारित किया जाता है तो यहाँ पर आपको पता होगा कि 213 यानी 213 अनुच्छेद के तहत ये राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश पारित किया जाता है। इसको भी करके याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें तो हो गया राज्यपाल के दोस्तों। अब राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश पारित करता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। तो जो इनकी अध्यादेश पारित करने की शक्ति होती है, तो इसमें कुछ नहीं करना, बस सबको याद करना है 1 2 3
तो बहुत आसान है। अगर 1 2 3 में इसको 1 को हटा कर अगर बीच में डाल देंगे यानी कि 213 हो जाएगा, तो 213 में आ जाता है आपका राज्यपाल की शक्ति अध्यादेश निकालने की। और 1 2 में अगर 223, बहुत आसान है, इसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो दोनों आर्टिकल इम्पोर्टेंट्स है, दोनों को ध्यान में रखिएगा आप। तो 212 अरे 213 और 123, 1 2 3 और 2 1 2 3, इस तरह से हम याद किए हैं तो आप भी कर सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में उच्च न्यायालय का गठन किया गया है? अब उच्च न्यायालय की गठन की बात हो रही तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, इसकी व्यवस्था संसद के द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ इसका आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। उसी प्रकार का अगर देखें दोस्तों तो इसमें से इम्पोर्टेंट आर्टिकल देख रहा है कि उच्च न्यायालयों की तो व्यवस्था किया गया है कि उच्च न्यायालय का गठन की बात कहा गया है। तो यहाँ पर गठन किया जाता है अनुच्छेद 216 के तहत, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। गठन अगर पूछेगा कि उच्च न्यायालयों का गठन तब 213, 216 और 214 में है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, तब यहाँ पूछेगा आपका 214। तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकते हैं जैसे कि अभी मैं हो रहा था। तो 216 में कहा गया है कि उच्च न्यायालयों के गठन, उच्च न्यायालयों का गठन कैसे होगा, और अनुच्छेद 214 में व्यवस्था किया गया कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय होगा ये व्यवस्था कहा गया 214 में, और उसका गठन की बात कहा गया है 216 में। तो दोनों एक ही टाइप है, कन्फ्यूजन मत होइएगा कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस में है तो 214, और उच्च न्यायालयों की गठन तो 216, इस तरह से याद रखेंगे। अब अनुच्छेद बोलिएगा दोस्तों को कि 212 क्या है। तो 212 में है कि न्यायालयों के द्वारा विधानमंडलों की कार्रवाई की जांच न किया जाना, कि जो विधानमंडल में चर्चा हो रही है, क्या हो रही है, नहीं हो रही है, उसके विषय में कभी भी न्यायालय में जांच नहीं हो सकती है। इसी चलते देखते होंगे कि वो लोग आपके विधानमंडल में होता है, जब चर्चा होती है तो लोग सब भगदड़ करने लगते हैं, उछलने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, लेकिन उसके विषय में आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं आप न्यायालय में। उसके विषय में जो न्यायालय होता है वो टीका टिप्पणी नहीं करेगी और न ही उस विषय में कार्रवाई की करेगी। तो इस तरह से दोनों को बंद किया गया है कि न्यायालय की बातों को न चर्चा किया जाएगा विधानमंडल में और न ही संसद में। उसी प्रकार संसद की कार्रवाई होगी या विधानमंडल की कार्रवाई होगी, दोनों की कार्रवाई न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो सकती है और न ही हाई कोर्ट में चर्चा हो सकती है। तो दोनों इसलिए कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया गया है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब अनुच्छेद 210 क्या बोलता है? तो 210 में कहा गया कि विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, कि विधानमंडल में कौन कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी, तो अनुच्छेद 210 के तहत है। और भाषा के निर्धारित वहाँ के जो अध्यक्ष होते हैं वो निर्धारित करते हैं कि आप किस भाषा में भाषण देना चाहते हैं, उसको पहले आपको देना होता है। अगर वो स्वीकृति दे देते हैं अध्यक्ष साहब तो आप उस भाषा में वहाँ पर भी भाषण दे सकते हैं। तो इस तरह से वो बंद हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होता है दोस्तों अनुच्छेद 217 के तहत किया जाता है। और यहाँ पर देखिए तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, आपको पता होगा। लेकिन जो शपथ होते हैं वो राज्यपाल के समक्ष लेते हैं। तो इसको भी ध्यान है कि शपथ राज्यपाल दिलाएंगे जिस राज्य में वो नियुक्त होंगे, लेकिन जिनकी नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करके भेजा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और एक सबसे ज़्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है कि इनका पेंशन, तो ये जब होता है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो कार्य करते रहते हैं, उस दौरान तो उनका वेतन तो उस राज्य के वहन करता है जिस राज्य में वो काम करते हैं। लेकिन ये जब रिटायर होते हैं तो इनका जो पेंशन होता है वो भारत के सचिव निधि से दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर राज्य सरकार का कोई रोल नहीं होगा। आप रिटायर हो गए तो आपका जो पेंशन होगा वो केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। लेकिन आप काम कर रहे हैं जहाँ पर जिस राज्य में, तब तक आपका वेतन जो है वो उसी राज्य के सरकार वहन करेगी। तो इस तरह से इसको भी ध्यान में रखिएगा। वो आर्टिकल जो बताया दोस्तों 213 कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और बाकी ऐसे जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको मैं नहीं बता रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल के दिनों में झारखंड उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है या की गई थी?
तो यहाँ पर देखिए तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात हो रही है किसी भी उच्च न्यायालय में, तो वहाँ पर अगर देखें तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा कि 223 के तहत, यहाँ पर इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा कि 223 के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की यानी कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी में क्या होता है दोस्तों कि किसी कारणवश अकस्मात मृत्यु हो जाती है, पद खाली हो जाता है, तो उस पद को भरने के लिए जो वहाँ के सर्वोच्च होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, उसी को उस जगह पर नियुक्त कर दिया जाता है, तो उसी को कार्यकारी बोलते हैं और यह अनुच्छेद 223 के तहत प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर देखें तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है आर्टिकल, अगर आप जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं कि अनुच्छेद 217 कभी कभी पूछ देता है, इसको याद रखिएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें की व्यवस्था अनुच्छेद जो है 217 में किया गया है। यहाँ पर एक अनुच्छेद ये भी सबसे अगर देखें तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अनुच्छेद 229 में कहा जाता है दोस्तों कि उच्च न्यायालय का अधिकारी और सेवा तथा अन्य व्यय के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से है, तो आप इसको इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा 223 और 217। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी किया जा सकता है। तो किसी भी अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की अगर देखें तो उच्च न्यायालय के द्वारा अगर रिट जारी किया जाता है तो अनुच्छेद 226 के तहत। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा कि कुछ रिट निकालने का अधिकार जो है उच्च न्यायालय को दी गई है और ये अनुच्छेद किस का तहत निकालती है तो 226 के तहत। उसी प्रकार हम लोग जानते हैं कि आपकी अगर भारतीय संविधान में अगर सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत आपके मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हाई कोर्ट का है, क्योंकि हाई कोर्ट जो होता है अन्य मामलों पर भी रिट जारी कर सकती है। तो इस तरह से रिट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट के पास ज़्यादा होती है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो आपको बताए थे कि अन्य मंत्रियों के विषय में उपबंध किया गया है अनुच्छेद 164 के तहत, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा आपका सी। जब भी मंत्रियों की बात हो जाएगी उसकी नियुक्ति की और उसके कल्याण की बात होगी तो आपको ध्यान में रखिएगा कि मंत्रियों के बारे में उपबंध की व्यवस्था किया गया है। 164 में सारा डिटेल्स इसको पढ़ लीजिएगा। 165 में राज्य की महाधिवक्ता और 163 में आपका हो जाता है राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो तीनों याद रहे, 163 मंत्रिपरिषद की राज्यपाल को सहायता देने के लिए गठन होगी, 164 में मंत्रियों के लिए उपबंध की व्यवस्था की गई है और 165 में जो महाधिवक्ता होते हैं उसकी नियुक्ति की बात कही गई है। इस तरह से इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला अनुच्छेद देखते हैं। झारखंड राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित का प्रावधान है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो किस अनुच्छेद के तहत जो है भारतीय संविधान में सीटों को रिजर्वेशन किया गया है अनुसूचित जातियों के लिए और जनजातियों के लिए। तो यहाँ पर जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 330 राइट हो जाएगा। अब 330, 331, 332 और 333 एक साथ याद करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। 330 लिख लिए, 331, 332, 331 और इधर लिखिएगा 332, इधर 333 और इधर लिखिएगा 334। 30 इसको 30 करिएगा दोस्तों, इसको 31 है, इसको 32 है, इसको 33, इस तरह से 30, 31, 32, 33। अब देखिए इसमें हमको करना क्या है, अनुसूचित क्षेत्र के लिए याद करना है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था कहा गया है 330 में, और 332 में कहा गया है 332 में कहा है कि राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। तो अगर लोकसभा अगर बोले कि सीटों का आरक्षण तो 330, उसके बाद 332,
332 में क्या कहा गया है कि विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 30-32। अब देखिए हम लोग 31 और 33 क्यों इम्पोर्टेंट है। तो 331 में कहा गया है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि को नामित करेंगे राष्ट्रपति, इसमें 2 सदस्य नामित होंगे। और 333 में कहा गया है कि एक विधानसभा में भी, झारखंड में एक सीट है इसलिए बता रहे हैं कि झारखंड में विधानसभा में एक जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, तो यहाँ पर एक हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए तो तीनों इंपॉर्टेंट हैं कि 131 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति की जाएगी लोकसभा में, और 133 के तहत राज्यसभा अरे विधानसभा में नियुक्त किया जाए। तो यहाँ पर देखें तो लोकसभा और यहाँ हो जाएगा आपका विधानसभा में नियुक्ति। आंग्ल भारतीय समुदाय के अंग्रेजों के प्रतिनिधित्व करने के लिए जो व्यक्ति भारत में रह गए थे अंग्रेज लोग, उनके प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यक्ति को नामित किया जाता है। तो इस तरह से आर्टिकल ये चारों इंपॉर्टेंट। अनुसूचित जाति के लिए 330 कहाँ, लोकसभा में, विधानसभा में 332। उसी पर आंग्ल भारतीय के समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए आपका हो जाएगा 332 और 333 में हो जाए 331 और 333। इस तरह से कन्फ्यूजन मत होइएगा, एक जगह लिख के उसको याद रखें। इधर हो जाएगा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण, इधर हो जाएगा आपका राइट साइड आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर आपका 330 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की विधानसभा में कुल सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो आपको फट से याद हो गया होगा कि 330 के नीचे 332 और 332 में हो जाएगा आपका विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, और लोकसभा में रहता तो 330। और 31 और 33 में क्या है, तांगल वाले हैं कि एक में 31 में हो जाएगा लोकसभा और 33 में हो जाएगा विधानसभा। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं। झारखंड राज्य की सेवाओं में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए तो 335 अनुच्छेद के तहत, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी राइट हो जाएगा। इसमें कहा गया है दोस्तों कि सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए दावे कर सकते हैं इस पद के लिए। तो यहाँ पर अनुच्छेद 335 के तहत 330 याद हो गया होगा कि लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, 332 में राज्यसभा में विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण, और अनुच्छेद 331 में कहता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों का मनोनयन, जिसके द्वारा के तहत देखें तो 2 पदों को मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो न्यायाधीशों के लिए हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, चलिए इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो उसी विधि से हटाया जाएगा जो विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो यहाँ पर बोलिएगा कि सर ऊपर में महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाएगा, ये भी आपका ध्यान रहेगा। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि न्यायाधीशों की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो या हाई कोर्ट के हो, उसको हटाने के लिए प्रोसेस बिल्कुल महाभियोग के जैसे प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा, लेकिन कहीं भी महाभियोग शब्द का प्रयोग इनके हटाने के लिए नहीं किया गया है। इसको बिल्कुल गांठ मान लीजिएगा। तो ऐसा नहीं आएगा कि महाभियोग से हटाया जाएगा आप तुरंत राइट कर दीजिएगा। वहाँ पर एक ऑप्शन में ज़रूर रहे कि महाभियोग जैसे ही प्रक्रिया के द्वारा इनको हटाया जाएगा, ज़रूर ऑप्शन में रहेगा। तो इस तरह से ऑप्शन को उसको चुनिएगा। तो यहाँ भी उसी विधि के द्वारा हटाया जाएगा जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात हो या हाई कोर्ट के न्यायाधीश की बात हो, दोनों के हटाने की प्रक्रिया सेम है। अगला प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका मनोनयन जो होता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो जी.जे. गोल्डस्टीन वर्तमान में भी मनोनीत हैं हेमंत सरकार के शासनकाल में, और इसका मनोनीत जो होता है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और सेम इसी प्रकार के अगर देखें तो संसद में यानी लोकसभा में भी मनोनयन होती है जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और झारखंड में किस अनुच्छेद के तहत होता है दोस्तों, तो 333 के तहत।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो कोई लोकसभा के अध्यक्ष हो या सदस्य हो, उसको हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। तो यहाँ आंसर सी हो जाएगा। लेकिन इसको नियुक्ति कौन करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष और सदस्य को? तो नियुक्ति करेंगे यहाँ पर राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल तो नियुक्त कर देंगे, लेकिन उसको हटाने की शक्ति प्राप्त नहीं है। उसको हटाएंगे कौन? तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। इस तरह से बोला जाता है कि जो लोक सेवा आयोग होता है एक स्वतंत्र संस्था होती है। लेकिन झारखंड में जैसा स्थिति है तो बोलना चाहिए कि स्टूडेंटों को तो ज़िंदगी बर्बाद करके ही रखी है, यही बोलेंगे हम सब। और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये अनुच्छेद से संबंधित है, आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा एक दो बार में, तो आप एक जगह लिखें जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बता दिए हैं, आप उसको लिखिए एक जगह, पेन डाउन कीजिए और उसको रट लीजिएगा। और 2-3 बार पढ़िएगा तो याद हो ही जाता है आर्टिकल। और आर्टिकल बोलते हैं कि लोग याद नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है। आप अगर अच्छे से संविधान पढ़े हैं दोस्तों तो बिल्कुल आर्टिकल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर भूलते हैं तो एक दो बार बीच बीच में उठा के देख लीजिए, ज़रूर याद आ जाएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर करें दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा वीडियो। थैंक यू दोस्तों।